तो एक नेता को मैंने कहा था कि पार्टी टिकट देगी तो अच्छे से जीतूंगा, और टिकट नहीं देगी तो बहुत अच्छे से जीतूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिनके लिए आपको पता है कि आज राजनीति जो है वो धन कमाने का माध्यम रह गया है, लेकिन ये शख्स ऐसे हैं जिन्होंने सेवा का मार्ग चुना है। धन की कमी ईश्वर की कृपा से इन्हें नहीं है और इन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, लेकिन इनके भी ऊपर एनडीए ने खेल खेला, साजिश हुई पार्टी के अंदर। और सच्चिदानंद राय से हम बात करेंगे जो सारण से इस बार एमएलसी का चुनाव जीते हैं, एनडीए के विरुद्ध में जाकर जीते हैं। ये वही सच्चिदानंद राय है। आपको याद होगा जब सवर्णों पर आंच आई थी तो सबसे पहले इन्हीं ने आवाज उठाई थी और इसी आवाज के कारण इन्हें दिल्ली बुलाया गया था स्पेशल प्लेन से और अमित शाह से इन्होंने मुलाकात की थी और यहाँ सवर्णों की भावना से उन्हें अवगत कराया था। इन्हीं सब कारणों से पार्टी में इनके विरोधी जो है रुष्ट थे और इस बार भी उन्हें लगा कि अगर इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा तो सज्जा बाबू को लपेटा जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक बार फिर से दर्शा दिया कि पार्टी मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा अपना आधार है और उसी आधार के बल पर सज्जा बाबू ने शानदार जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो सर जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सर ये चीज मानेंगे कि एनडीए में भी आजकल सर गुटबाजी हो गई। देखिए, दलों में गुटबाजी होती है, कोई नई बात नहीं है। राजनीति जो है ना, ये अपने आप में माना जाता है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा क्षेत्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण में मित्र कठिन है। तेरा जाहिर से दिनकर उस जमाने में टिक गए थे जब राजनीति में थोड़ी सी गंदगी कम थी। तो आज के जमाने में दलों के अंदर दलदल, ये कोई मुझे उसका सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं दिखता ही है। तो वो एनडीए हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, हर पार्टियों के अंदर में विभिन्न गुट होते हैं। वो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई, आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे बगावत करना पड़ा। मैं पहली बात बता दूं कि साजिश तो सही है, लेकिन साजिश किसी गुट ने नहीं किया, साजिश एक व्यक्ति ने किया जो राजनीति को धंधा बना के बैठा हुआ है। और हमने शुरू में कहा सर कि आज राजनीति जो है लोगों का धन कमाने का माध्यम रह गया है और आपने इसको बनाया है सिर्फ जन सेवा का माध्यम। अब उनका दुर्भाग्य है कि मैं उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा घर है जी, तो निश्चित रूप से मैं तो अपना घर बचाऊंगा। घर बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, कर रहा हूँ। ये उनको मंजूर नहीं था। उनको अपने वंशवाद बढ़ाने के लिए और बाकी लोगों को छोटा करेंगे तभी जाकर उनका वंश आगे बढ़ेगा, इस तरह की सोच रही थी। और उसके तहत कईयों को उन्होंने निशाना साधा। बाकी सॉफ्ट टारगेट थे तो उनके निशाने पे आते चले गए। उनको लगा कि इस आदमी को भी मार गिराएंगे, तो उन्होंने वो टकराए। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, दो विकल्प थे, या तो मैं शहीद हो जाता या बगावत करता। तो बगावत नहीं है, शहादत मुझे मंजूर नहीं थी और बगावत मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं कर सकता। लेकिन उसूलों के लिए यदि टकराना जरूरी है तो टकराना है। उसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है सर। लेकिन आपको विश्वास था कि आपके जैसे समर्पित कार्यकर्ता के साथ इस तरह की ओछी हरकत होगी सर? नहीं, अपेक्षा तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे। इसीलिए मैं वो शब्द सुनकर लगा खराब कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, लेकिन एक कहावत है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। तो मैं हाथी की तरफ अपनी चाल चल रहा था। मतलब मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको एक उदाहरण कहावत दिया कि मैं हाथी की तरफ मस्त चाल चल रहा था। कई लोग आज बताते थे कि टिकट कंफर्म पाना। अब सब बात कर लिए है ना, मैंने कहा बेटा हम परिक्रमा जिंदगी में नहीं किए हैं और पराक्रम हमेशा विश्वास किए हैं। यदि किसी की ऐसी जरूरत हुई कि मेरा टिकट काट देगा, तो एक नेता को मैंने कहा था कि पार्टी टिकट देगी तो अच्छे से जीतूंगा, और टिकट नहीं देगी तो बहुत अच्छे से जीतूंगा। वही हुआ। और जिसने साजिश करी थी, इतना बड़ा धोबिया पछाड़ पड़ा है कि पूरे एनडीए के 254 नेता, उंगली पर गिनने पर दिख जाएगा, 254 नेता सारण की गली गली में घूमकर वोट मांग रहे थे कैंडिडेट के लिए, और 254 वोट आया। एक नेता जाकर एक वोट लाया और अकेले मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ सारण के लोगों का, क्योंकि लोगों ने मेरा काम देखा था, लोगों ने मेरी कमिटमेंट को स्वीकार किया था। वो जानते थे कि मैं संकल्प लेता हूँ, संकल्प पूरा करता हूँ। ये सारी चीज़ें उनके सामने थी। उनके समान अधिकार के लिए मैं लड़ता हूँ। मैंने सारण में अपने गांव में जिस तरह के विद्यालय और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और इसके बाद फिर खेल कूद,
इन चीजों में जिस तरह से मैंने कई तरह के कार्य किए हैं उसकी ख्याति है वो तो नजर आ गया। और इन लोगों को पता था कि यही व्यक्ति है जो निस्वार्थ समाज की सेवा करता है, कर सकता है, और हमारे सामने इसको लाया गया था। सर जब आपका टिकट कटा उस समय, उस दिन सुबह हम लोग यहाँ आए थे, आप काफ़ी शौक थे, आपके सुपुत्र से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा था कि पिताजी को मनाने का मेरा प्रयास जारी है, क्योंकि पिताजी के लिए काफ़ी शॉकिंग वाली बात है, लेकिन यदि पिताजी नहीं मानेंगे तो उनके आत्मसम्मान के लिए मैं वहाँ सुना। देखिए, ये सम्मान से जोड़कर मेरे पुत्र ने देखा, मैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सम्मान के लिए चुनाव नहीं लड़ा और न सम्मान के लिए राजनीति में हूँ। ईश्वर की कृपा से सम्मानित होने का मुझे बहुत अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को एक सम्मानित ही नागरिक समझता हूँ। IIT में जाना, पढ़ना, जो जो जीवन में संकल्प लिए सब पूरा करना, जीवन में कभी कोई एक दाग नहीं लगा, कभी कोई धब्बा नहीं लगा, ये सब सम्मानित होने के लक्षण है जो मेरे पास पहले से उपलब्ध है। और जब चरित्र में ये जीता हूँ, सबका साथ सबका विकास और अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवा पहुँचाने का चरित्र से जीता हूँ, तो निश्चित रूप से सम्मान शब्द मेरे लिए बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि एक संकल्प जो होता है वो सम्मान से कहीं ज़्यादा होता है। यदि मैं आहत था तो इस बात को लेकर कि मैंने जो 6 वर्षों में काम करके पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का, कभी होगा तो हमसे बैठ के एक अलग इंटरव्यू दे दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि अंतिम व्यक्ति तक नेता न पहुंचे, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था अंतिम व्यक्ति की जिम्मेवारी न लेगा तब तक अंत्योदय नहीं हो सकता है। ये विधायक और सांसद अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा नहीं कर सकते, अंत्योदय की परिकल्पना पंचायती राज व्यवस्था ही कर सकता है। इसलिए पंचायती राज के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। पिछले 6 वर्षों में वही लड़ाई करी थी। इस बार भी संकल्प मेरा यही है कि पंचायतों को मिले उनकी सरकार, अर्थात अंतिम व्यक्ति को तक सेवा पहुंचाना, योजना पहुंचाना, विकास पहुंचाने की जिम्मेवारी उनके चुने हुए छोटे छोटे नेता जिम्मेवारी ले, अर्थात वार्ड सदस्य ले, मुखिया ले, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी सदस्य ले, जिला परिषद सदस्य ले। जब ये लेंगे तो अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं, योजनाएं सुचारू रूप से सशक्त तरीके से पहुंच सकेंगे। मैं उसी सपने को देख रहा था, उसी सपने को जी रहा था। वो सपना सरकार ने भी स्वीकार किया था। यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री ने अपने एक लेख में लिखा है कि मेरा सपना है कि मेरे बिहार की पंचायतें, वो पंचायती राज व्यवस्था भारत ही नहीं बल्कि विश्व में मॉडल कर हो जाना है। इतना उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से हम लोग जुगलबंदी करके काम कर रहे थे। सम्राट चौधरी को प्रशंसा करना चाहूँगा, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और वही मैं अगले 5 वर्षों के लिए संकल्पित था कि मैं काम करूँगा। अचानक जब ये एक तरह से ब्रेक लगा तो मैं उसमें चला गया था कि सपना कैसे पूरा होगा। व्यक्तिगत सम्मान की लड़ाई कभी रही नहीं मेरे लिए। ये मैं महाराजगंज, सारण और बिहार की लड़ाई करता हूँ। कोई ये कहे कि मैं किसी वर्ग विशेष की, किसी जाति विशेष की नहीं लड़ सकता, लेकिन उसी में जाति भी आती है, उसी में वर्ग भी आता है, उसी में मजहब भी आता है। सच्चिदानंद राय का परिचय का सच्चिदानंद राय है तो पिता का नाम भी जुड़ा हुआ है, गांव का नाम भी जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ में मेरी जाति भी है, जन्म के साथ मेरा एक धर्म भी है, समाज में रहता हूँ समाज भी है, जिले में हो तो जिला है, राज्य में हो तो राज्य। एक व्यक्ति के कई परिचय होते हैं और जब किसी एक परिचय पे चोट पहुंचती है और यदि आप जिंदा हैं, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो चाहे समझों की बात रही हो, चाहे रमजनों की बात रही हो, चाहे गरीबों की बात रही हो, चाहे चपरैया की बात रही हो, चाहे बिहारियों की बात रही हो, जब कभी मुझे अवसर मिला है, आप कभी आइएगा मकर संक्रांति के समय कलकत्ता, बिहारी समाज का डंका बजता है। हम लोग 5 दिन कैंप लगाते हैं गंगा सागर का और बिहारी समाज फाउंडेशन के नाम से, और जितने बिहारी वहाँ जाते हैं उनको मुफ्त में खाना, सोना, कंबल, गंगा सागर स्नान का तो अलग अलग। देखिए, बंगाल में रहता हूँ तो बिहारी रहता हूँ, पटना में हो तो छपरैया, छपरा में हो तो बनिया मूर्खा हूँ। एक आदमी का अलग अलग परिचय होता है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही परिचय को लेकर लगे रहेंगे सर। लेकिन जिस पार्टी के प्रति आदमी वफादार रहता है, जिसे ऐसी आशा नहीं रहती है, वैसी स्थिति जब आती है तो आदमी थोड़ा देर के लिए असमंजस की स्थिति में आ जाता है। असमंजस में नहीं था। देखिए, आपको सर क्या आशा था कि आपकी जीत इस तरह से हो जाए? बिल्कुल, पुत्र को मेरे सम्मान की चिंता थी और मुझे मेरे सपने की चिंता थी कि यदि मैं छोड़ देता हूं तो मेरे सपने का क्या होगा। जो सपना मैंने अंत्योदय का देखा है, जो सपना मैंने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाने का देखा है, और उसके लिए MLC जिस पद से मैं जीत कर आता हूँ वही एक माध्यम है। मैं बता दूँ, महाराजगंज चुनाव तो लड़ेंगे हम, जरूर निर्दल में लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, ये मैं बता देता हूँ, लेकिन वो लड़ेगा मेरा पुत्र। मैं तो 6 वर्ष जिसके लिए चुन के आया हूँ, मैं इस सपने को पूरा करने में लगाऊंगा, लेकिन महाराजगंज को भी मुझे ठीक करना है। तो मैं अभी और 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो छपरा में नहीं आता है, उन दोनों को भी शामिल करके मैं 12 विधानसभा क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेट करने जा रहा हूँ
और अंत्योदय की परिकल्पना के साथ मैं करने जा रहा हूँ और उसको पूरा करके ही मैं मानूंगा, अब मैं उसी में लगाऊंगा। सर एक आखिरी सवाल है कि क्या एनडीए में बीजेपी में आपकी वापसी होगी? देखिए, राजनीति बनाना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दल में तो कभी न कभी जाना ही पड़ेगा, लेकिन सौभाग्य है कि अगला कोई महत्वपूर्ण चुनाव अभी 2 साल दूर है जी। तो मेरे पास 2 साल स्वतंत्र उन्मुक्त रहने का अभी अवसर प्राप्त है। और जैसा मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं और रोटी के आगे अंबर वाले सारे सितारे मिल सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं तो सितारों को तोड़ने की बात सोच रहा हूँ, आप रोटी की बात कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ सच्चिदानंद राय, जिनका साफ तौर पर का नाम है। आपने देखा कि जिस प्रकार से ये पार्टी से हट करके निर्दलीय लड़े और जो शानदार जीत हासिल की और जिस प्रकार से जनता में ये लोकप्रिय है वो कहने की बात नहीं है। हालांकि अगर बीजेपी की तरफ से कोई बात आती है, कोई बुलावा आता है तो उससे भी इन्होंने इनकार नहीं किया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।